हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये सेकंड यूनिट है क्लास 9th का कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें जो MCQ दिए हुए हैं उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को इसमें MCQ से आते हैं, इसलिए जो है तो देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिंचर आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है, तो ये क्या सही है कि नहीं। आप लोग थ्योरी पढ़िए, उसके बाद जो है तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। वात युक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, यानी कि जैसे आप लोग सोडा लाते हैं जो पीने के लिए, क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हाँ, दोनों ही कथन इसमें सही है, क्योंकि टिंचर जो है तो आयोडीन अल्कोहल का मिश्रण होता है, विलयन होता है, इसलिए इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोलाइड विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह विलयन समांगी होता है, कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का उदाहरण है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है ये अपने को बताना है। तो इसमें जो है तो कोलाइड जो है तो कोलाइड और ये निस्यंदन, ये दोनों क्या है, दोनों ये हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं। होमोजीनियस सिर्फ बिलियन बस है, इसलिए जो है तो इसका कथन फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सही है। फिर तीसरा देखिए कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जैसे उसमें जो एग्जाम्पल भी दिया है जंगल वाला के, जिसमें से प्रकाश की किरणें आती हैं, उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, तो वो टिंडल प्रभाव इफेक्ट ही है, टिंडल इफेक्ट है। फिर चौथा नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से कोलाइड्स के उदाहरण है। इसमें से जो कोलाइड है इनमें से कौन से है। तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, शेविंग क्रीम, पनीर, बादल। तो इसमें जो है तो ये सभी जो है तो कोलाइड के विलयन है। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी, शेविंग क्रीम, पनीर और बादल भी, इसके जो है तो सभी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकालना, कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना। उपर्युक्त प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के माध्यम से संपन्न होती है। ये तीनों प्रक्रिया जो है तो कपड़े को सुखाना भी, डेयरी या घर में हो किसी में भी जो क्रीम से मक्खन निकालते हैं ये भी विधि है, और जो प्रयोगशाला में रक्त को जो है तो स्कंदन करके उसमें से जो चेक करते हैं उसके लिए भी, सभी के लिए जो है तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। क्रोमेटोग्राफी यानी कि डाई में से रंगों को पृथक करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, इनमें से अपने को सही बताना है। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है इसमें तीनों में यूज होता है। डाई में यूज होता है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, और रक्त से नशीले पदार्थों को, ड्रग्स को अलग करने में यूज होता है, लेकिन धातु शोधन के दौरान लोहे का पृथक करने में नहीं होता, इसलिए जो है तो इसका 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग हैं। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, नमक से कपूर को पृथक करना, अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करना, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें जो है तो क्रिस्टलाइजेशन विधि का, ये MP बोर्ड के क्लास 9th के बुक जो है तो उसमें बिल्कुल डिटेल से सब सारी विधियाँ दी हुई हैं। अगर आप लोग जैसे NCERT पढ़े हैं तो अच्छा है, उसमें सारी विधियाँ नहीं दी हुई है, लेकिन क्लास 9th MP बोर्ड में बहुत अच्छे से सारी विधियाँ दी हुई हैं। तो समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना,
इसमें से, और अशुद्ध नमूने में से फिटकिरी को पृथक करना। ये दोनों जो है विधि 1 और 3 जो है, तो ये क्या है, क्रिस्टलाइजेशन विधि के द्वारा इसको पृथक्करण किया जाता है। फिर 8वां देख लीजिए कि मोमबत्ती के जलने के प्रक्रिया में कौन से परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती के जलने के प्रक्रिया में दोनों होता है, क्योंकि उस मोमबत्ती का जलना जो है तो रासायनिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का पिघलना जो है तो भौतिक परिवर्तन है। इसलिए जो है तो इसमें दोनों पाया जाता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। गाइज, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।